नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के सभी व्यवसायों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल विषय की पाठ्यचर्या में अंकित आईटी लिटरेसी के पाठ्यक्रम पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करने में हम बताएंगे आपको बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की मूल बातें क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स क्या हैं और विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़र इंटरफेस के बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। साथ में हम बात करेंगे क्रिएट फाइल, मूव फाइल, डिलीट फाइल और फोल्डर, यानी आपका जो फोल्डर है ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे आप फोल्डर बनाते हैं, कैसे आप जो है फाइल को बनाते हैं, उसको कैसे मूव करते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन की ओर। और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि कैसे हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं या फोल्डर को डिलीट करते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे बाहरी मेमोरी उपकरण जैसे कि पेन ड्राइव है आपकी, सीडी ड्राइव, डीवीडी, इनके बारे में भी हम बात करेंगे, कैसे हम बाहरी उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार से इन बाहरी उपकरणों को मैनेज करता है। लास्ट में हम बात करेंगे विंडोज़ 10 के बारे में, विंडोज़ 10 के अंदर जो फीचर्स हैं उसके बारे में, उनके अंदर जो टूल है उसके बारे में हम यहाँ पे उसके परिचय को हम यहाँ पे बताएंगे। आज हम सिर्फ 3 टॉपिक्स के ऊपर कवर अप करेंगे। पहला, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या और उसके मूल बातें क्या हैं, उनका क्या इस्तेमाल होता है। दूसरा, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कितने तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास यूज़ में हैं, किन किन ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ हम कर रहे हैं। तीसरा और आखिरी, यूज़र इंटरफेस ऑफ विंडोज़ 10 ओएस, यानी विंडोज़ 10 ओएस का जो यूज़र इंटरफेस है उसमें क्या फीचर्स, नए फीचर्स आए हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। आइए अब हम शुरू करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस का कार्य करता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है, प्रदर्शित किया हुआ है कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर इंटरफेस है जो कि कंप्यूटर यूज़र, जो एंड यूज़र हैं उनके और कंप्यूटर हार्डवेयर्स के बीच में कनेक्शन के लिए या यूज़र इंटरफेस क्या प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एप्लीकेशंस को कनेक्ट करता है, मॉनिटर्स को, उसके हार्डवेयर्स को, जितने भी हैं जो आपके हार्डवेयर्स लगे हुए हैं, और यहाँ पे यूज़र, जो हमारा यूज़र होगा उससे वो इंटरेक्ट कर रहा है। यानी ये प्रोवाइड करता है, जो यूज़र इनपुट प्रोवाइड कर रहा है वो किस तरीके से मशीन के पास जाएगा और मशीन के माध्यम से जो हमारी इंफॉर्मेशन जनरेट हुई है वो किस तरीके से यूज़र के पास वापस आएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो कि डिफरेंट मैनेजमेंट की वर्किंग को हैंडल करता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया, फाइल प्रबंधन का काम करता है, मेमोरी प्रबंधन का, प्रक्रिया प्रबंधन यानी प्रोसेस मैनेजमेंट को करता है। इसके अलावा इनपुट और आउटपुट को भी ये हैंडल करता है। साथ ही साथ जो भी हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस लगी हैं, जैसे कि आपकी डिस्क ड्राइव लगी है, हार्ड डिस्क लगी है और भी कई हार्डवेयर्स लगे हुए हैं, उन सभी को नियंत्रित करता है और सभी के साथ बुनियादी कार्य को कंपाइल करने के लिए कार्य करता है। तो अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन उद्देश्य की, तो मेन जो उसका उद्देश्य है वो एक इस तरीके का वातावरण प्रदान करना है जिसमें जो यूज़र है वो आसानी से अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सके, आसानी से इसको उपयोग कर सके। तो ये बेसिक रोल है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगर हम बात करें कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का सेट भी कहते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर के समस्त क्रियाओं को नियंत्रित, संयोजित और संचालित के साथ साथ नियंत्रण का भी कार्य करता है। कंप्यूटर सिस्टम में अगर हम बात करें तो हार्डवेयर, जितने भी हार्डवेयर उपकरण लगे हुए हैं, उन हार्डवेयर उपकरणों को अगर हम कोई निर्देश नहीं देते हैं तो वो अपने से कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि वो एक दूसरे से तालमेल भी स्थापित नहीं कर सकते, और तालमेल नहीं स्थापित कर पाएंगे तो वो कार्य नहीं कर पाएंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक माध्यम है जो कि हमारे हार्डवेयर उपकरणों को यह निर्देश देता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के फॉर्म में कि उनको क्या कार्य करना है। जो भी कार्य है वो किस तरीके से करना है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है।
ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, क्योंकि ये सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए मेन प्रोग्राम है। इसके बगैर हमारा कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता, इसीलिए हम इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों के बारे में बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि यह प्रबंधन का सारा कार्य करता है। प्रबंधन में निम्नवत प्रबंधन को ये हैंडल करता है जिनके आधार पर ये कार्य कर रहा है। सबसे पहला कार्य जो है, इसका पहला कार्य अगर हम बात करें तो प्रोग्राम्स को लोड करना और उसको क्रियान्वित करना, यानी जो भी प्रोग्राम्स आप इंस्टॉल कर रहे हैं, जो आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग जिसको आप कार्य करना चाहते हैं, उसको वो अपने प्रोग्राम को सिस्टम में लोड करता है, और साथ ही साथ उसके जो ऑपरेशंस हैं, जो उसके क्रियान्वित करने के लिए जो निर्देश देने हैं, वो सारे के सारे कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही होता है। दूसरा, प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट, जो भी मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में एनवायरनमेंट में अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमारे नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली एक साथ चलते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस को कब एग्जीक्यूट करना है, कब रन करना है, और कब उसको जो है मैनेज, किस तरीके से उसको मैनेज करना है। वो सारे कार्य हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट का रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ही कार्य करता है। नेक्स्ट, आपका मेमोरी प्रबंधन यानी मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जितने भी इंस्ट्रक्शंस हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहे हैं, या जो भी इंस्ट्रक्शंस हमारे कंप्यूटर में ऑपरेट होने के लिए आ रहे हैं, वो सारे के सारे कहीं स्टोर किए जाते हैं, ताकि हम प्रोसेसर को आसानी से वो संचार या जो सिग्नल्स हैं वो आसानी से हम भेज सकें, जिसके उपरांत वो कार्य करने में सक्षम हो। तो मेमोरी मेन यहाँ पे इसलिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मेमोरी को के पास सिग्नल नहीं होंगे तो कंप्यूटर कार्य नहीं करेगा, वो कार्य करना बंद कर देगा। तो मेमोरी के पास अगर यदि सिग्नल अवेलेबल हैं तो ही वो कार्य करेगा। तो मेमोरी मैनेजमेंट जैसा मेन रोल भी ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फाइल प्रबंधन, फाइल मैनेजमेंट की यदि बात करें तो फाइल मैनेजमेंट का कार्य भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, कि कौन सी फ़ाइल आपकी बननी है, कहाँ आपको फ़ाइल बनानी है, डायरेक्टरीज़ कहाँ बनानी है, उन सारी चीज़ों का नियंत्रण, किस तरीके से आपको फ़ाइलों को रखना है, जो आपने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं या जो आपने इन्फॉर्मेशंस गैदर की हैं, उन सारे इन्फॉर्मेशंस को फ़ाइल के अंदर रखना है या किस डायरेक्टरी में रखना है, उन सभी चीज़ों का मैनेजमेंट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के ही द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट यानी जो भी डिवाइसेस आपकी लगी हुई हैं, जैसे कीबोर्ड लगा है, कीबोर्ड आपको इनपुट प्रोवाइड कर रहा है वो, और किस तरीके से वो डिवाइस आपसे डेटा आपको लाना है वहाँ पे, उसका भी प्रबंधन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से करते हैं। लास्ट, आईओ सिस्टम मैनेजमेंट। आईओ सिस्टम का मतलब है इनपुट आउटपुट सिस्टम। इनपुट आउटपुट यानी जो भी इनपुट डिवाइस लगी है, जो भी आउटपुट डिवाइस लगी है, उसका मैनेजमेंट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास जो भी इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे हमारा कीबोर्ड है, माउस है, आउटपुट डिवाइसेस की बात करें मॉनिटर है, तो ये डिसाइड करता है कि कब कौन सा इनपुट हमारा आ रहा है, यानी किसके माध्यम से आ रहा है, कीबोर्ड के माध्यम से आ रहा है कि किसी और इनपुट डिवाइस के माध्यम से आ रहा है, उसको ये मैनेज करता है। साथ ही साथ ये भी बताता है कि कौन सी एरर हमारी, यदि हमारा कोई इनपुट डिवाइस नहीं लगा है तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एरर्स दिखा रहा है कि कौन सी डिवाइस हमारी आईओ की नहीं लगी हुई है। तो ये बेसिक ऑपरेशंस हैं, जिनको फंक्शंस हैं, जिनका ये कार्य करता है, जिनके अगेंस्ट में ये कार्य करता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो कुछ और भी कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है यानी नियंत्रित करता है। इसमें सबसे पहले आपके हम बात करते हैं सुरक्षा की। सुरक्षा यानी सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। आप ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो इंस्टॉल करने के बाद आप अपने सिस्टम को, या जो भी सिस्टम है आपका, लैपटॉप है चाहे डेस्कटॉप है, आप उसमें पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड इसलिए डालते हैं ताकि कोई और भी पर्सन इसको एक्सेस ना कर सके। तो इसीलिए आप सुरक्षा के लिए के लिहाज से भी जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है कि हम यदि अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि सुरक्षित डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखना चाहें तो वो उसका भी प्रबंधन का कार्य, सुरक्षा प्रबंधन का कार्य भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ही किया जाता है।
दूसरा सिस्टम में प्रदर्शन पर नियंत्रण यानी कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, यानी सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसी है इसको भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है कि किस तरीके से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य कर रहा है, या जो भी डिवाइसेस हैं, जो ऑपरेशंस हैं, जो टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं, जो एप्लीकेशंस आप परफॉर्म कर रहे हैं, वो किस तरीके से चल रही हैं, कौन सी एप्लीकेशंस आपकी ज़्यादा इफेक्टिव है उस पर नियंत्रण करना, कौन सी इफेक्टिव नहीं है उसको आपको हटा देना। इस तरीके के सारे नियंत्रण का जो कार्य है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, जिससे हम परफॉर्मेंस के लेवल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। परफॉर्मेंस के लेवल का मतलब यहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो आउटपुट पे जितनी जल्दी आपके कार्य कंप्लीट करेगा उतना अच्छा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाएगा। यदि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत देर तक का कार्य कर रहा है तो उस तरीके के समय में आपका वो ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य कर रहे हैं वो नियंत्रण के उसमें देख रहे हैं कि आपका कार्य आसानी से जल्दी हो। तो जो भी कंट्रोल है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही किया जाता है। अगला आपका जॉब अकाउंटिंग। जॉब अकाउंटिंग का मतलब है यहाँ पे कि जो हमने जॉब दी है, यानी जो प्रोसेसेस हमने कंप्यूटर को अलॉट की हुई हैं, वो प्रोसेसेस कंप्यूटर सही ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी यदि आपकी एक जैसी जॉब है तो उनको एक साथ कंपाइल कर ले, प्रोसेस कर ले। यदि वो अलग अलग हैं तो उनको अलग अलग एलोकेशंस प्रोवाइड करे और उसको मैनेज करे। तो इस तरीके की जॉब अकाउंटिंग यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही की जाती है। इसके अलावा एक और कार्य है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एरर का डिटेक्शन करना। एरर डिटेक्टिंग एड्स, यानी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ये भी है कि यदि कोई एरर हमारे सिस्टम में आ रहा है, जैसे मैंने कहा आपको पहले भी बताया कि आईओ में यदि कोई डिवाइस नहीं लगी है तो हमें ये कैसे पता लगेगा या कौन बताएगा कि जो है हमारी पर्टिकुलर डिवाइस नहीं लगी। इसका जो रोल है, जो एरर आपकी आ रही है उसको भी ये रिफ्लेक्ट करता है, यानी वो बताता है, डिटेक्ट करता है कि कौन सी डिवाइस नहीं है या कौन सी एरर आ रही है। उसके बारे में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ही बताता है कि पर्टिकुलर डिवाइस हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही, या कोई ड्राइवर की वजह से जो भी एरर आ रही है उसको ड्राइवर्स के साथ में वो हैंडल करता है और हमें उसके बारे में अवगत कराता है। कोऑर्डिनेट करता है अदर सॉफ्टवेयर एंड यूज़र्स के बीच में, यानी जो हम सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसके, और जो भी हमारा यूज़र है उन दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। क्यों कोऑर्डिनेशन इस तरीके से प्रोवाइड करता है कि जो इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हैं, यानी जो यूज़र इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है, वो इंस्ट्रक्शन मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रही है और उसी के कोई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अप किया जाता है और पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर उसको इनपुट में हम प्रोवाइड करते हैं। ये तो कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां हो गई जिनके आधार पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने तरीके हैं जो व्यापक रूप से हमारे यहाँ उपयोग किए जा रहे हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के वेराइटीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई हुई हैं। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूँ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कुछ हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि इसका नाम है सिंगल यूज़र, तो इट मीन्स कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर एक ही आदमी एक टाइम पीरियड पे कार्य कर सकता है। तो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो हमारा विंडोज़ जो है वो एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि वहाँ पे अगर एक सिस्टम में इंस्टॉल है तो एक ही सिस्टम पे एक ही आदमी एट अ टाइम कार्य कर पाता है। वो हमारा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। दूसरा हम बात करते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की, यानी ऐसा एनवायरनमेंट या ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें दो से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पीरियड पे दो या दो से अधिक लोग एक ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं। तो उस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हम मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम कहें तो हमारा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगले ऑपरेटिंग सिस्टम की ओर बढ़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें हमारी सिमिलर जॉब्स को एक साथ हम बैचेस में बनाते हैं और जिन बैचेस
को हमें एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनको अब पहले पूरा एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद हम दूसरे बैच को यानी जो दूसरी जॉब्स होती हैं उनको हम सिमिलर जॉब्स को हम एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की यदि हम बात करें तो जहाँ पे एक जैसे सामान्य कार्य जो होते हैं, सामान्य जॉब्स जो होती हैं, उनका हम एक साथ बंच बनाएंगे और बंच बनाने के बाद उनका प्रोसेसिंग अगर हम करते हैं तो उस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हम बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यानी जैसे इससे नाम प्रदर्शित हो रहा है कि मल्टी प्रोसेसिंग यानी एक ही टाइम पे कई सारी प्रोसेसेस हम अगर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से कर रहे हैं तो वो हमारा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। अगला है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की यदि हम बात करें तो जहाँ पे हमारे मल्टीपल प्रोग्राम्स यानी हम जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेना चाहेंगे, जैसे कि आप गाने सुनते हैं, आप वर्ड पे टाइपिंग करते हैं, नोटपैड ओपन करते हैं, कुछ और कार्य कर रहे हैं, ड्राइंग यूज़ कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर चल रहे हैं तो उस तरीके के प्रोग्राम्स को, उस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम को जो हैंडल करता है उसको हम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पे हमारा टाइम कंस्ट्रेंट ज़्यादा होता है यानी टाइम को हम ज़्यादा विशेष ध्यान देते हैं, उस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आज के समय में ज़्यादा उपयोग हो रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर कार्य हमारे टाइम बाउंड है। इसका एग्जाम्पल है आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में लगने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इसके अलावा आप मिसाइल्स कंट्रोल्स में या सैटेलाइट कम्युनिकेशंस को कंट्रोल करने में जहाँ पे आपका टाइम बाउंडेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यदि टाइम बाउंड नहीं होगा तो आपका सिस्टम फेल हो जाएगा, तो उस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे दो तरीके के होते हैं, एक हार्ड रियल टाइम होता है, दूसरा सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पे आपकी टाइम बाउंडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी आपका जो टाइम है कंस्ट्रेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अगर यदि कार्य टाइम पे पूर्ण नहीं होता है तो वो कार्य फेल हो जाता है। दूसरा जो सॉफ्ट रियल टाइम है जहाँ पे हमारा टाइम कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा बाउंड नहीं है, यानी रिस्ट्रिक्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं है, यदि थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है तो वो कार्य हमारा पूर्ण किया जा सकता है। तो उस तरीके के सॉफ्टवेयर्स को हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं, जिनमें और की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। इनके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आज आपके पास अवेलेबल हैं। आप लोगों ने मोबाइल में भी यूज़ किया है, तो मोबाइल में भी जो यूज़ करते हैं वो भी हमारे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ गए हैं। इसके अलावा सोलारिस ने अलग तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्रोवाइड किए हुए हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऑन द बेसिस ऑफ की वर्किंग और यूज़र की जो अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइन किए गए हैं वो इस तरीके के हैं। आगे अब हम बात करते हैं कुछ मेन इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं। मेन ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हम बात करें तो ये जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे है आपका माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, इसका इस्तेमाल हम करते हैं। डॉस, जिसको आप MS डॉस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा विंडोज़, जिनका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, इसमें विंडोज़ 95, 98, इसके अलावा XP है, विंडोज़ NT है, और इस समय लेटेस्ट में अगर हम बात करें तो विंडोज़ 10 चल रहा है। तो ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो विंडोज़ के द्वारा दिए गए हैं और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा लिनक्स है, यूनिक्स है, मैक यानी जो एप्पल कंपनी है जो अपने वो हार्डवेयर्स बनाती है, अपने डेस्कटॉप और लैपटॉप्स बनाती है, तो उनके लिए जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम बना के देती है वो है आपका मैक OS यानी मैकिन्टोश। ये कुछ फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनका इस्तेमाल पूरे विश्व में किया जा रहा है। जो हमारे ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं इनको भी हमने अलग अलग कैटेगरीज के आधार पे कैटेगराइज किया हुआ है। कुछ हमारे करेक्टर यूज़र इंटरफेस के ऊपर बेस हैं, कुछ हमारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बारे में के ऊपर बेस हैं।
अब हम बात करते हैं यूज़र इंटरफेसेस की कि यूज़र इंटरफेसेस किस तरीके से होते हैं और उसका कार्य क्या होता है। तो जो यूज़र इंटरफेस है वो ये डिफाइंड होता है कि किस तरीके से आप प्रोग्रामर या जो भी एप्लीकेंट है, उपयोगकर्ता है, वो किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम पे कार्य कर रहा है। जैसे यहाँ पे बताया मैंने आपको, कंप्यूटर एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम का वह दृश्य भाग जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्शन करता है। यानी किस तरीके से कंप्यूटर का जो एंड यूज़र है वो किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहा है, यानी इंटरफेस का कार्य कर रहा है, उसके बारे में यहाँ पे वो बात करता है। तो इस चीज़ को हम इंटरेक्शन करता है, इस चीज़ को हम यूज़र इंटरफेस कहते हैं। ये ही डिफाइंड होता है कि किस तरीके से वो कार्य कर रहा है। साथ में यह भी निर्धारित करता है कि कंप्यूटर का जो प्रोग्राम कमांड दी जा रही है या जो हमारे पास स्क्रीन पे डिस्प्ले आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है। तो यूज़र इंटरफेस ही हमारे को ये डिफाइन करता है। अगर हम इंटरफेसेस की बात करें तो हमारे पास दो तरीके के इंटरफेसेस अवेलेबल हैं। पहला कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस CUI, दूसरा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI। कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस को ही कई बार कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस भी कहा गया है। कमांड लाइन या कैरेक्टर बेस्ड यूज़र इंटरफेस की अगर हम बात करें, जहाँ पे हम इंस्ट्रक्शंस, जो भी इंस्ट्रक्शंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कीबोर्ड के माध्यम से, कीज़ के कैरेक्टर्स के माध्यम से हम इनपुट अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस तरीके के यूज़र इंटरफेस को हम कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस कहते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की यदि हम बात करें तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जहाँ पे हम माउस का या इमेजेस के इस्तेमाल से, ग्राफिक्स के इस्तेमाल से, चित्र के इस्तेमाल से यदि हम किसी यूज़र इंटरफेसेस को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहलाता है। CUI की अगर यदि हम बात करें तो CUI जो है उसका एग्जाम्पल MS-DOS है और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स में करेक्टर्स को हम इंफॉर्मेशन के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, यानी जो भी इंस्ट्रक्शंस हमारे जाते हैं वो करेक्टर्स के फॉर्म में जाते हैं। ग्राफिकल यूज़र्स की बात करें तो हमारा जो ग्राफिकल यूज़र है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, क्योंकि यहाँ पे हम कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल करते हैं इंटरफेस को बताने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं विंडोज़ 10 इंटरफेस के बारे में। विंडोज़ 10 जब हम खोलते हैं तो हमारा विंडोज़ का जो डेस्कटॉप है कुछ इस तरीके से हमारे सामने प्रदर्शित होता है। इस तरीके से प्रदर्शित होता है। ये मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे हमारा जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये दिस इज़ हमारा स्टार्ट विंडो होती है, जहाँ से हमारा स्टार्ट होते हैं एप्लीकेशंस। यहाँ पे एप्लीकेशंस प्रोग्राम होते हैं। ये हमारे आइकन्स हैं, डिफरेंट आइकन्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। नीचे हमारे टास्क बार दिए हुए हैं। ये टास्क, जो भी हमारे टास्क ओपन हो रहे हैं, यानी जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हम यूज़ कर रहे हैं, वो सारे हमारे टास्क हैं, वो सारे के सारे हमारे इस टास्क बार में डिस्प्ले हो रहे होते हैं। ये जो एरिया आपका डिस्प्ले होता है, दिस इज़ योर डेस्कटॉप एरिया। ये बेसिक डेस्कटॉप है जिस पे आपका डेस्कटॉप डिस्प्ले हो रहा है। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस की, यानी जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका कार्य क्या क्या है विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में। कंप्यूटर पे एप्लीकेशन को एक्सलेट करना या कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम्स हैं उनको हम प्रोवाइड करते हैं, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उनको, जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, जो भी हम प्रोग्राम्स यूज़ कर रहे हैं उनको इंस्टॉल करना। किसी भी नए प्रोग्राम को कंप्यूटर पर लोड करना, यानी यदि कोई हम नया प्रोग्राम लाना चाह रहे हैं, उसको यूज़ करना चाह रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 में आप आसानी से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रिंटर, स्कैनर, माइक और हार्डवेयर को मैनेज करना, यानी यहाँ पे आसानी से आप मैनेज कर सकते हैं प्रिंटर्स को, हार्डवेयर्स को, जो भी आप हार्डवेयर्स लगा रहे हैं उसको आसानी से यहाँ मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंट्रोल ऑप्शंस मिलते हैं जहाँ से आप नए हार्डवेयर्स को ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। कंप्यूटर पर फाइल्स को मैनेज करना, यानी जो आप फाइल्स बना रहे हैं उनको आप स्पेसिफिक लोकेशन पे हार्ड डिस्क में लोड कर सकते हैं, आसानी से लोड कर सकते हैं, उनके वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, जो भी फॉर्मेट है उसको चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा आप सेटिंग्स को बदल सकते हैं, यानी आप अपने स्क्रीन के रेजोल्यूशन को चेंज करना चाह रहे हैं, आप प्रोजेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आसानी से वो प्रोजेक्टर आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका रेजोल्यूशन है या जो भी स्क्रीन सेवर है उसको आप बदल सकते हैं।
प्रशिक्षण के सारांश की ओर आते हैं। आज मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया है, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया, जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहे हैं, जैसे आपका विंडोज़ हो गया, मैक हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, उसके बारे में मैंने आपको अवगत किया। यूज़र इंटरफेसेस यानी किस तरीके से आप कंप्यूटर में इंटरफेस से इस्तेमाल करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र यानी चित्रों के साथ आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसके बारे में मैंने यहाँ पे आपको बताया है। कैरेक्टर यूज़र में मैंने आपको इसको कमांड लाइन भी और यूज़र इंटरफेस भी बोला गया है। कई लोगों ने इसको कमांड लाइन भी बोलते हैं और इसको कैरेक्टर यूज़र, क्योंकि ये दोनों ही कमांड से भी चल रहा होता है और साथ में कैरेक्टर्स को भी इस्तेमाल कर रहा होता है। इसके अलावा मैंने आपको विंडोज़ 10 के इंटरफेस के बारे में बताया कि विंडोज़ 10 का इंटरफेस आपको किस तरीके से दिखता है, उसका लेआउट किस तरीके से दिखता है, और विंडोज़ 10 में आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं उसके बारे में मैंने आपको अवगत कराया है। संदर्भ: इस प्रशिक्षण के दौरान मैंने एम्प्लॉयबिलिटी की बुक से ये कंटेंट कवर अप किया हुआ है। ये बुक आपकी निम्मी के द्वारा पब्लिश की गई है। ये ऑनलाइन बुक है, ई बुक है, जिसको मैंने निम्मी की साइट से डाउनलोड करके इसका कंटेंट डिज़ाइन किया हुआ है। आज मैंने आपको आईटी लिटरेसी के प्रसंग पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा करता हूँ भविष्य में ये प्रशिक्षण आपके लिए मददगार होगा। धन्यवाद।